हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का नेक्स्ट सेशन है हमारा। तो इसमें हम सी टेट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सी टेट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, जो सी टेट 1 है वो हमने डिस्कस किया था। ओके, तो इसमें हम 2 डिस्कस करेंगे और सी टेट 2 के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है वो रहेगी हमारे पास। क्वेश्चंस के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। यह हमारी 7th वीडियो है। ऑलरेडी हम 6th वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उन 6 वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर भी हमारे देख लें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट है और जो भी एक सी टेट का व्यू रहता है वो क्या हो जाए, आपको मिल जाए। ठीक है, तो कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है तो ये आप देख लेना। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहे हैं द सोशल एक्सपेक्टेशन एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर टू एज, कि जो कि डेवलपमेंट की हर स्टेज होती है उसके लिए जो सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा। देखो, सोशल एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि समाज किसी बच्चे से, कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे से किस तरीके की उम्मीदें लगाता है, कि उम्मीदें किस तरीके की लगा रहा है। तो देखो, उम्मीदें बच्चे से लगाई जा रही है किस तरीके की, कि वह व्यवहार किस तरीके का रखे, है ना, वह व्यवहार किस तरीके का रखे। तो उस व्यवहार में ही सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें देखो, कोई भी समाज है तो वह ये तो मतलब कि इस तरीके की उम्मीद नहीं लगाएगा कि जो उसका व्यवहार है वह दूसरों के प्रति क्या हो, रॉन्ग हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि, तो व्यवहार में हम क्या कह सकते हैं कि जो बच्चा जो भी परफॉर्म कर रहा है अपने समाज और इन्वायरमेंट में, अपनी फैमिली में, तो वो उसका व्यवहार आता है ना। तो अगर वह अच्छा परफॉर्म करेगा तो परफॉर्म किस में आती है, परफॉर्म आती है हमारी टास्क में। ठीक है, अगर वह अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, तो समाज ने जो उम्मीदें लगाई हैं, हम कह सकते हैं कि अच्छी ही उम्मीदें लगाई होंगी कि वही उसका व्यवहार अच्छा हो। तो मीन्स उन सोशल एक्सपेक्टेशंस को हम डेवलपमेंट टास्क ही कहेंगे। देखो, हर स्टेज में बच्चा, चाहे वह उसका इन्फेंसी पीरियड हो, चाहे उसका मीन्स हम कह सकते हैं प्री चाइल्डहुड हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसकी पोस्ट चाइल्डहुड हो। ठीक है, तो प्री चाइल्डहुड हो गया या मिडिल चाइल्डहुड हो गया, हर स्टेज में बच्चे में जो व्यवहार होता है, उसका लेवल होता है, वो चेंज होता जाता है। ये आपको पता है ना। जो भी वह एक्टिविटी या बिहेव करता है वो चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया, है ना, सोशल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इनमें भी चेंजेस आता जाता है और इन्हीं के साथ उसका व्यवहार चेंज होता जाता है। वो कुछ नई नई टास्क सीखता जाता है। ठीक है, तो हर स्टेज में जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो यही होती हैं कि बच्चा किस तरीके की टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंट टास्क बोलेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल नीड्स में आ जाती है कि विकास के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चे के लिए हम कह सकते हैं कि फैमिली की जरूरत होती है, फैमिली से उसे एक अटैचमेंट या फैमिली से उसे इस तरीके की अटैचमेंट होती है, और कि वह फैमिली से ही कल्चर जो है वो सीखता है, और कल्चर में सभी तरीके के गुण आ जाते हैं, है ना। तो उस नीड्स में मीन्स कुछ ना कुछ आवश्यकताएं चली जाती हैं जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। तो जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट उसका किस तरीके से होगा, तो यह उसकी फैमिली पर निर्भर करता है। तो मेंटल डेवलपमेंट का संबंध सोशल डेवलपमेंट से भी है और फिजिकल डेवलपमेंट से भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं चीजें। ओके, तो सभी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये किस में आ जाती हैं, नीड्स में आ जाती हैं। और डेवलपमेंटल हैजर्ड में क्या चले जाते हैं, देखो इसमें चली जाती हैं बाधाएं। ठीक है, इसमें क्या चली जाती हैं, इसमें बाधाएं हम ले सकते हैं। कैसे कि समटाइम क्या होता है कि भाई देखो, विकास में आपको पता है कि विकास में मानसिक विकास चला जाता है और सामाजिक विकास चला जाता है। इसी के साथ जुड़ा होता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम कहते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो और इसी के साथ इसमें ग्रोथ चली जाती है जो कि फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरीके से पहलू है किसके, विकास के। और इन पहलुओं को बहुत सारी बाधाएं फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि समाज में बच्चों को किसी न किसी तरीके से क्या किया जा रहा होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है, उसके साथ भेदभाव हो रहा होता है। तो इन्हीं चीजों का प्रभाव उसके मानसिक विकास पर पड़ता है। तो वो किस तरीके से, वो एक तरीके की बाधाएं तो हैं कि समाज ने उसको किसी वे से नकार दिया। ठीक है, उसको प्यार नहीं मिल रहा फैमिली का, या उसको समाज में उसके साथ उसके जेंडर को लेकर के, उसकी नस्ल को लेकर के, उसके कल्चर को लेकर के, उसकी लैंग्वेज को लेकर के उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये बाधाएं तो हैं।
ओके। और डेवलपमेंट अगर डोमेन की बात करें तो जो मैंने आपको बताया, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, सामाजिक विकास हो गया, मीन्स सोशल डेवलपमेंट, और फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ये इसकी डोमेन्स तो है। ओके, तो डोमेन्स में ये चला जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करें तो वो हमारे पास आएगा जी डेवलपमेंट टास्क, ठीक है। क्योंकि सोशल एक्सपेक्टेशंस में डेवलपमेंट टास्क चली जाती है कि बच्चा जैसे जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाता है तो उसकी जो भी परफॉर्म करने का तरीका है, उसका व्यवहार है, वो किस तरीके से बदल रहा है, ठीक है। एक जेंडर के प्रति उसका व्यवहार किस तरीके का है, मीन्स जो भी उसका अपोजिट जेंडर है, जैसे कि लड़का है तो उसका लड़की के प्रति व्यवहार किस तरीके का है, ठीक है। तो ये क्या है, ये समाज की एक सोशल एक्सपेक्टेशन होगी। ओके, ये सोशल एक्सपेक्टेशन होगी। तो व्यवहार किस तरीके का है, उस व्यवहार में वो क्या परफॉर्म करेगा, तो वही उसकी टास्क आ जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास टास्क आएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है डेवलपमेंट। कह रहे हैं प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यह किसको रेफर करती है, यह एक प्रिंसिपल है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का में होता है आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर, ठीक है, बाहरी अंगों की ओर। तो ये होता है हमारे पास प्रॉक्सिमोडिस्टल, मीन्स जो विकास है वह आंतरिक अंगों से बाहरी अंगों की ओर जाता है, ठीक है। और इसमें जो दूसरा है वो कह रहे हैं बॉटम टू टॉप। एक्चुअली बॉटम टू टॉप नहीं होता, टॉप टू हम कह सकते हैं बॉटम होता है। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है। तो ये इसका राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बॉटम टू टॉप है, इसलिए इसका राइट आंसर ये चला जाएगा। अनडिमेंशनल भी नहीं होता, सॉरी यूनिडिमेंशनल भी नहीं होता, और इज नॉट एनवायरमेंटल कह रहे हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं या एफर्ट्स होते हैं उनसे यह प्रभावित नहीं होता, तो उससे तो यह प्रभावित होता है, ठीक है। इसका जो हमारे पास राइट आंसर फर्स्ट आएगा, बाकी सारे ऑप्शन है जो वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट इसका देख लेना। अगर इसकी बात करूं मैं बॉटम टू टॉप की, तो मैंने आपको बताया कि यह टॉप टू बॉटम होता है, और यह इसको हम सिर से पैर की ओर भी बोल सकते हैं, और इस प्रिंसिपल का नाम है सिफेलो कॉर्डल। ओके, सिफेलो कॉर्डल। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्वाइट रैपिडली टिल मिडिल चाइल्डहुड एंड देन कम। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं मानसिक विकास, ठीक है। ये आपको पता है, हम इसको मानसिक विकास बोलते हैं। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है उसमें एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें लर्निंग भी आ जाती है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अगर हम कहें तो हम ये चीज नहीं मान सकते कि जो बाल्यावस्था है उसमें यह तेजी से होता है और फिर यह क्या है, स्टॉप हो जाता है, मीन्स रुक जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति के एक्सपीरियंस है वो जन्म से लेकर के ठीक है मृत्यु तक बढ़ते जाते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसके जो एक्सपीरियंस है, उसकी लर्निंग है, वो सीखता जाता है। चाहे वह कितनी भी एज उसकी एज हो जाए किसी व्यक्ति की, चाहे वह 100 साल का हो जाए, चाहे वह मीन्स 200 साल का हो जाए, तो जो उसके एक्सपीरियंस है, जो उसकी लर्निंग है, वह हर डे हर वक्त वह सीखता ही रहेगा। ओके, तो ये जो असर्शन हो गया यह गलत हो गया, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला तो गलत हो गया, तो जो पहला है वो गलत इसी में है, इसलिए दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा भी गलत है। क्योंकि इसमें कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लर्न न्यू थिंग आफ्टर द स्टेज ऑफ द मिडिल चाइल्डहुड। क्योंकि भाई इसमें कहा है जो मिडिल चाइल्डहुड है ना, तो उसके बाद बच्चा नई चीजें सीखता ही नहीं है। क्यों नई चीजें सीखता है भाई, मिडिल चाइल्डहुड के बाद जो हमारे पास हम कह सकते हैं एडोलसेंस होती है, स्टेज किशोरावस्था होती है, ठीक है, जहां इसमें हमारे पास प्रौढ़ावस्था होती है, ठीक है, अडल्टहुड की स्टेज जो होती है, तो भाई इसमें बच्चा सीखता जाता है, ठीक है। इसमें बच्चा ओल्ड एज होती है, उसमें बच्चा सीखता है, व्यक्ति सीखता है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में वैसे बच्चा नहीं होता, तो उसमें वह सीखता जाता है नई चीजें। तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो लर्निंग है वो होती ही नहीं है मिडिल चाइल्डहुड के बाद, तो आर भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन वैसे फर्स्ट असर्शन से ही हमारे पास निकल गया था क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी चलो हमने दूसरा ये देख लिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारे पास फोर्थ आएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनेक्ट सीन फ्रॉम अ पॉपुलर डांस रियलिटी शो इन देयर प्ले। ओके, एज अ जज 8-year-old Sana gives comments on other children dances. Okay,
दिस सिचुएशन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ डैश इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। इसमें कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है वह अपने जो कि एक प्ले है, जो कि रियलिटी शो का प्ले है, ठीक है, उसमें वह दर्शाता है, कुछ डांसेस वगैरह दर्शा रहा है। कह रहे हैं जो 8 साल की एक सना है वह वहां पे एक जज के तौर पे जो भी बच्चे मीन्स डांस कर रहे हैं उनके लिए कमेंट्स वगैरह देती है, मीन्स उनको एक तरीके से रिव्यू दे रही है। जैसे कि हम रियलिटी शो में देखते हैं ना, जैसे कि आपने डांस इंडिया डांस में देखा होगा, है ना, डांस इंडिया डांस में देखा होगा कि जजेस होते हैं, ठीक है, और जो डांस करते हैं, ठीक है, तो वो जजेस उनके मीन्स डांस पर किस तरीके का रिव्यू देते हैं, है ना। तो वही चीज अब यहाँ पे हो रही है। अब यह किससे संबंधित है, तो ये तो आपको पता है कि यह चीजें हमारी किस में आती हैं, यह मास मीडिया में आती है, ठीक है। जो चीजें हम जैसे कि टीवी पर हो गया, है ना, या सोशल मीडिया पर हो गया, ये चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे तो आजकल अगर की बात करें और इस टाइम की बात करें तो टीवी तो लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि हर छोटे से छोटे बच्चे के पास क्या पहुंच गया है, एक छोटा टीवी पहुंच गया है ना, मोबाइल पहुंच गया है, स्मार्टफोन उनके पास पहुंच गए हैं, और स्मार्टफोन के साथ साथ जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल इंटरनेट है, वो उसके पास पहुंच गया है और उसी से सारी चीजें सीख लेता है बच्चा, है ना। मीन्स मैं यह कह सकता हूं कि फैमिली प्राइमरी सोशलाइजेशन में आता है, लेकिन फैमिली के बाद एक सोशल मीडिया ही रह गया है। कहीं ना कहीं बच्चा समाज में पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया से, मीन्स एक स्मार्टफोन से वो सारी चीजें सीख लेता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया में चला जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा मीडिया, क्योंकि इसमें हम परिवार नहीं ले सकते, धार्मिक स्थान नहीं ले सकते, ठीक है। स्कूल में जाने से पहले ही वह क्या है, जो कि मास मीडिया है, उसको समझने लग जाता है, ओके। इसलिए हम यहाँ पे इसका यह मीडिया राइट आंसर चूज करेंगे। आगे नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन विच चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू सीरिएट ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्रम में लगाने की जो योग्यता होती है, क्रम में लगाने की, कि पहले छोटी वस्तु फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ठीक है, इस तरीके से। जहाँ पहले ये हमारे पास एक पेंसिल है, ठीक है, फिर बच्चे के पास एक पेंसिल है, फिर यह बच्चे के पास दूसरी पेंसिल है, तो यहाँ पे अगर वह उसको सीरीज में लगा रहा है कि पहले छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, या पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर इस तरीके से वह क्रम में लगाने की जो एक विशेषता होती है वह किस स्टेज में आती है, तो इसका राइट आंसर आएगा जी हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा मूर्त वस्तुओं को समझने लग जाता है। अब जो चीज उसके सामने है, मीन जिसमें वस्तु की उसके सामने एक्चुअल शेप होती है वह उसको समझ पाता है, ठीक है। वह जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको नहीं समझ पाता, मीन्स वह लॉजिकली तरीके से मूर्त वस्तुओं को पर जो भी परफॉर्म कर सकता है, मूर्त वस्तुओं के बारे में वह इजिली, जो भी उसके सामने किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो मूर्त वस्तुओं से रिलेटेड प्रॉब्लम को वह क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर उसके सामने कोई अमूर्त चीज होती है तो अमूर्त चीज पर वह मीन्स क्या है कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को हल नहीं करेगा, ओके। तो ये अमूर्त वस्तुओं पर जो कि हल करने की विशेषता होती है, यह अमूर्त संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होती है। इसका राइट आंसर हमारे पास थर्ड चला जाएगा, ओके। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अब यह भी जीन पियाजे से है, विच ऑनगोइंग प्रोसेस विच रिफाइन एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। देखो इसमें हमारे पास कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारी मेंटल स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या किया जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है, एंड उसमें किसी न किसी तरीके से हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंजेस लाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यह देखो, अगर यहाँ ये तो हम ले नहीं सकता इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्योंकि इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये आप याद रखोगे, यह सेंसरी मोटर की विशेषता है, ओके, जो कि फर्स्ट स्टेज है पियाजे की, फर्स्ट स्टेज यह इसकी विशेषता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है वह लगभग हम कह सकते हैं 18 मंथ तक लगभग विकसित हो जाता है, और जो सेंसरी मोटर है वह जन्म से लेकर के 2 साल तक होती है, मीन्स 24 मंथ तक यह होती है। इसमें हम या तो थर्ड ले सकते हैं या फोर्थ ले सकते हैं, मीन्स 2 तो हमने काट दिए। अब यहाँ पे हम एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन होता है जी जो प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, उसके बेस पे, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे जो कि न्यू नॉलेज है, ठीक है, न्यू नॉलेज है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो समावेशन होता है जो बच्चे के ओल्ड स्किल होते हैं, पुराने स्किल होते हैं, तो वह जब किसी नई चीज को सीखता है, ठीक है, तो वह अपनी प्रीवियस नॉलेज का, स्किल का, इंफॉर्मेशन का यूज करता है और फिर उसमें कुछ नई जो इंफॉर्मेशन होती है जो उसकी प्रीवियस होती है उसमें फिट करता है न्यू नॉलेज को सीखने में,
ओके, तो उसको बोलते हैं हम समावेशन या एसिमिलेशन। इसलिए इसका हमारे पास जो राइट आंसर निकल जाएगा वह फोर्थ निकल जाएगा, क्योंकि एसिमिलेशन भी हम नहीं ले सकते। इसमें जो मेंटल स्ट्रक्चर है ना उसको रिफाइन किया जा रहा है। एक्चुअली में अगर हम इक्विलिब्रेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है सिंपली कि जो हम अपनी स्ट्रक्चर होती है मेंटल स्ट्रक्चर, बच्चा अपनी मेंटल स्ट्रक्चर को क्या करता है, बैलेंस करता है। बैलेंस का मतलब कि इसमें वह दो तरीके की प्रोसेस अपनाता है। एक तो होता है एसिमिलेशन जो मैंने आपको अभी समझाया है, एक होता है इसमें अकोमोडेशन। ओके, एक होता है अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन में उसने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे नई नॉलेज का निर्माण कर दिया, और अकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है कि समटाइम्स क्या होता है कि उसके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जो वह जो भी सीखा होता है उसके बेस पे वह मीन्स उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं समाज से या इन्वायरमेंट से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गेन कर रखी होती है। ठीक है, तो जब वह रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब उसने गेन कर रखी होती है तो उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं वह हटा देता है, चेंज कर देता है, उसको वह क्या कर देता है, चेंज कर देता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को। तो जब हमारे पास कुछ ऐसी जब किसी बच्चे के पास कुछ ऐसी जो उसके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके पास पहले से नॉलेज है जो किसी प्रॉब्लम को हल करने में हेल्प नहीं कर रही, ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं वो फिट नहीं हो रही, तो उसको वह क्या कर देता है, हटा देता है, उसको वह रिमूव कर देता है। ठीक है, तो रिमूव करके वह फिर न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या लेकर के आता है, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। मीन्स एसिमिलेशन और अकोमोडेशन की प्रोसेस से बच्चा अपनी मेंटल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा होता है, अपनी मेंटल स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे रिफाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, तो उसी को बोलते हैं संतुलितकरण। ठीक है, मीन्स अपनी मेंटल स्ट्रक्चर को वह जो क्या करता है, मीन्स उसको नया बनाता है या रिफाइन करता है। रिफाइन करने का मतलब है कि उसमें किसी ना किसी तरीके से हम कह सकते हैं शोध करना। ठीक है, रिफाइन करने का मतलब यही है कि किसी न किसी तरीके से वह उसको शोध करता है, उसको ठीक है शुद्ध करता है। मीन्स जो भी गलत चीजें हैं वो अपने माइंड से हटा देता है। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, गलत स्किल हो गई, उसको वह हटा देता है और उसमें चेंज आ जाता है। तो यह क्या है, इक्विलिब्रेशन है, क्योंकि इक्विलिब्रेशन में ही एसिमिलेशन होता है और अकोमोडेशन होता है। ओके, तो ये आप याद रखोगे। और इसी प्रोसेस के बेस पे इस पे वह नई नॉलेज का निर्माण कर रहा है। इसमें वह उस नॉलेज को जो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रही उसके मीन्स किसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए, तो उसको वह रिमूव कर देता है। तो इसी दोनों प्रोसेस के बेस पे वह खुद को फिर क्या करता है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में लेकर के आता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, इसका राइट आंसर ये आएगा। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अ टीचर गेव देम हिंट्स एंड हाफ सॉल्व एग्जांपल टू असिस्ट देम। तो भाई इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यह लैब विगोस्की से रिलेटेड है, आपको पता है कि लैब विगोस्की ने जो रिवर्सिबिलिटी है वो दिया नहीं था, यह प्याजे ने था, सीरिएशन भी नहीं दिया था। ठीक है, और इस तरीके की टीचिंग का भी यूज उसने नहीं किया था। इसका राइट आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग। इसका राइट आंसर आएगा स्कैफोल्डिंग, क्योंकि स्कैफोल्डिंग एक ऐसा हम कह सकते हैं सपोर्ट है जो कि बच्चे के लिए जो टीचर उस टाइम पे प्रोवाइड करता है जिस जिस एरिया तक बच्चा नहीं पहुंच सकता। मीन्स जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बच्चे को कठिनाई होती है, तो उस समय पर जब टीचर हिंट वगैरह दे रहा होता है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो होती है एक सपोर्ट। ठीक है, एक हेल्प। इसको हम टेम्परेरी सपोर्ट बोलते हैं। ओके, टेम्परेरी मतलब कि अस्थायी सहायता। ठीक है, तो क्योंकि जो प्याजे था उसने जेडपीडी का कंसेप्ट दिया था। जेडपीडी के कंसेप्ट में दो तरीके की लेवल आते हैं बच्चे के। एक तो बच्चा स्वयं सेल्फ किसी काम को कर सकता है, और दूसरा फिर किसी टीचर या मोर नॉलेजेबल अदर की सहायता से कर सकता है, जहां उसका कोई ना कोई गाइडर होता है, उसकी सहायता से वह कार्य कर सकता है। तो ये वही है कि जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उस टाइम पे जो टीचर हिंट दे रहा है, तो यह क्या है, यह दूसरा लेवल यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, जिसमें बच्चे को पोटेंच किया जा रहा है। ओके, तो उसको यह उसका पोटेंशियल लेवल हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें हिंट्स प्रोवाइड करता है, और जो हाफ सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। रिवर्सिबिलिटी जो है यह थर्ड स्टेज की विशेषता है। इसमें जो बच्चा है प्याजे की थर्ड स्टेज है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, इसमें बच्चा चीजों को रिवर्स करना सीख लेता है। सीरिएशन अभी हम करके आए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है कि जो हमारे पास कह रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेट प्रोसेस। कोलैबोरेट प्रोसेस के बारे में किस सिद्धांतकार ने बताया था?
सिंपल है। लेव विगोस्की ने अपनी जो थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशल कल्चरल थ्योरी, तो इसमें उन्होंने जो लर्निंग प्रोवाइड की थी, 3 तरीके की लर्निंग थी। फर्स्ट थी इंस्ट्रक्शनल, और सेकंड याद रखोगे कोलैबोरेट, और थर्ड थी हमारे पास इमिटेटिव। ओके, थर्ड थी इमिटेटिव लर्निंग, मीन्स अनुकरण करना, अनुकरण करके सीखना। ओके, तो ये 3 दिए थे, और कोलैबोरेट यहाँ पे हमारे पास लेव विगोस्की से रिलेटेड है, जो कि आईपी पैब्लो है। ठीक है, इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, बीएफ स्किनर है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। और जो हमारे पास जॉन वी वॉटसन है, इन्होंने दिया था जनरलाइजेशन थ्योरी, जनरलाइजेशन थ्योरी। जे वी वॉटसन ने जनरलाइजेशन थ्योरी दी थी। ठीक है, आगे हमारे पास है लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक आलोचना। आलोचना के बारे में जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बताना है। तो कह रहे हैं हिज थ्योरी अंडरमाइंस द फेमिनिन पर्सपेक्टिव। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यह एक, देखो आपने लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो भी विशेषताएं उन्होंने उठाई है वह विशेषताएं, ठीक है, एक लड़के को लेकर के उठा ली कि भाई जो लड़का है उसमें इस तरीके के जो गुण है या मोरालिटी है, वो मीन्स उन्होंने स्टेजेस प्रोवाइड कर दिए कि इस स्टेज में इस तरीके की मोरालिटी आती है। लेकिन इसमें उन्होंने लड़कियों की बात की नहीं, जो गर्ल्स होती हैं उसके बारे में बताया ही नहीं, क्योंकि गर्ल्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, जो सोचने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। क्योंकि उसने एक, हम कह सकते हैं, एक लड़की ने जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है उसको एक परिवार संभालना होता है ना। तो इस तरीके से जो एक कैरल गिलिगन, ठीक है, ये आप नाम याद रखोगे, कैरल गिलिगन नाम कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने मीन्स जो कि कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसको क्या किया था, उसको हम कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज कर दिया था। ठीक है, उसकी आलोचना कर दी थी कि भाई इसने, जो कोलबर्ग है, इसने जो फीमेल के साथ एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन लेकर के आया है, यह थ्योरी फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, क्योंकि इसमें लड़कियों के बारे में बताया ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये आएगा, ये तीनों हम नहीं लेंगे। राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं हॉवार्ड गार्डनर सजेस्ट दैट देयर आर डिस्टिंक्ट। तो हॉवार्ड गार्डनर से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो इन्होंने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंसी। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो इसमें उन्होंने मीन्स कई तरीके की जो योग्यताएं होती हैं वह ली थी। इसमें हमारे पास इन्होंने म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडली, काइनेस्थेटिक ये ली थी, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकल नहीं लिया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंट वाज नॉट, तो नॉट वाली ही हमने रखनी है, तो इसका राइट आंसर प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास प्रैक्टिकल आ जाएगा। इन्होंने, मैं आपको बता दूं, देखो जैसे कि एक तो हो गया स्पेशल, ठीक है, दूसरा आप याद रखोगे लॉजिकल, मैथमेटिकल, ठीक है, ये इंटेलिजेंसी थी। तीसरा याद रख सकते हो इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ठीक है, ये 4 थे। स्पेशल लॉजिकल मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। और हमारे पास 3 ये आ गए जी, म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक और बॉडली काइनेस्थेटिक, और एक था नेचरलिस्टिक। ठीक है, एक था हमारे पास नेचरलिस्टिक, तो ये आप याद रखोगे। तो ये इस तरीके से इन्होंने जो अलग अलग योग्यताएं होती हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड की थी। स्पेशल में जो स्थान की समझ होती है, जैसे कि ड्राइवर हो गए, नेविगेटर हो गए, है ना, इंजीनियर हो गए। लॉजिकल मैथमेटिक में जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें इंजीनियर हो गए, ठीक है, या टीचर हो गए मैथ से रिलेटेड, तो वो इसमें उनमें इंटेलिजेंसी होती है, जो अमूर्त चीजों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। इंटर जो पर्सनल होते हैं, ठीक है, वह इंटरपर्सनल दूसरों को समझते हैं, और इंट्रापर्सनल में स्वयं को समझना आ जाता है। म्यूजिकल में जो कि इसको म्यूजिक की समझ होती है जिनको, ठीक है, जैसे कि जो सिंगर हो गए, है ना, जहाँ हम कह सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वो क्या करते हैं, जिनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि गिटार, हारमोनियम, ड्रम सेट वगैरह, इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंटल है उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक में भाषाई बुद्धि आ गया, जो अच्छे तरीके से बोल सकता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से बोलते हैं, और उनका एक लेक्चर ही क्या है, मीन्स लोगों पर इफेक्ट डालता है। ठीक है,
तो बॉडी काइनेस्थेटिक जैसे कि योगा करने वाले हो गए, ठीक है, जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने मीन्स कहा था कि भाई ये अलग अलग तरीके से जो एबिलिटी है वो होती है हर एक व्यक्तियों में। आगे हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलुस्ट्रेट अ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच में देखो ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं होती, पनिशमेंट भी नहीं होती, रोट मेमोराइजेशन भी नहीं होती। राइट आंसर हमारे पास मल्टीपल वाला निकल जाएगा। हम मल्टीपल तरीके से क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं चीजों को। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो कंटेक्स्ट होता है उसमें किस तरीके की अप्रोच को एप्रोप्रिएट माना जाएगा। शुड बी पेनलाइज्ड फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज ड्यूरिंग स्कूल। तो इसमें ये नहीं है कि जो विद्यार्थियों की स्कूल अवधि के दौरान मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए उसको पेनलाइज किया जाए, ठीक है, इसी की वजह से यह ऑप्शन गलत हो गया। स्टूडेंट शुड एडमिट ओनली, ओनली आ गया, छोड़ दो। द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच सपोर्ट्स इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टीचर को सभी लैंग्वेज का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और एक क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो रिस्पेक्टफुल हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मीन्स स्टूडेंट्स के लिए रिस्पेक्टफुल हो और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसमें इग्नोर की बात कही गई है, ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। ओके, राइट आंसर इसका थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहे हैं लेस लाइकली टू अधेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स। सॉरी, ये तो ऑप्शन है। इसमें कह रहे हैं चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइन्स सच एज मदर रिपेयरिंग द अप्लायंस एंड फादर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। देखो भाई, यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बच्चे जो इस तरीके के एनवायरनमेंट में पले हैं जिनमें मीन्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर होता है। क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर का मतलब है कि जो काम मेल ने करना है और वो मेल का काम मीन्स कौन कर रहा है, जहाँ पे फीमेल द्वारा किया जा रहा है, और फीमेल का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मेल द्वारा किया जा रहा है। तो जो बच्चे इस तरीके के इन्वायरमेंट में पलते हैं, ठीक है, तो उनका जो जेंडर से रिलेटेड किस तरीके की थिंकिंग होगी। ओके, तो उसमें कह रहे हैं लेस लाइकली टू अधेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि उसमें जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं, ठीक है, उसके अनुसार मीन्स जेंडर स्टीरियोटाइप्स है उसको लेकर के उसमें कम, ठीक है, कम मीन्स वह जेंडर स्टीरियोटाइप्स उसमें कम पाई जाएंगी, ये हम इसमें कह सकते हैं। जो देखो, यह एक तरीके की सोच होती है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक तरीके की सोच होती है जो कि रूढ़िबद्धता सोच होती है, जिसमें हम लड़के और लड़कियों की जो एक्टिविटी है, जो परफॉर्म है वो करते हैं एनवायरनमेंट में, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इस चीज का मजाक बनाए कि भाई एक माता जो क्या कर रही है, अप्लायंस को रिपेयर कर रही है, जो कि करना किसको चाहिए था, एक मीन्स मेल को करना चाहिए था, जब पिता का काम माता कर रही है, और जहाँ पे जो फादर है वो बच्चे की देखभाल कर रहा है, जो कि करना किसको चाहिए था, माता को चाहिए था। अगर हम ऐसी थिंकिंग लेकर के आते हैं तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स में चला जाता है। लेकिन अगर बच्चे इस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे जो लड़कों का काम जो कि समाज मानता है ना, हमने इसको मानना नहीं है लेकिन समाज मानता है इस चीजों को, वो लड़कियां कर रही हैं लड़कों का काम, और जो लड़कियों का काम है वो लड़के कर रहे हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं समाज किसी अदर वे से जज करता है कि इसको मजाक में ले लेते हैं वो चीजें। तो ऐसी चीजें स्टीरियोटाइप्स को क्या करती हैं, मीन्स बढ़ावा देती हैं। इसलिए अगर बच्चे इस तरीके के एनवायरनमेंट में पल रहे हैं जहाँ पे मीन्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में क्या होगी कि जेंडर स्टीरियोटाइप की जो भावना है वो कम होगी। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर यही आएगा। ज्यादा तो होगी नहीं, ठीक है, और मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्मल तो ये भी नहीं आएगा, कि भाई समाज में जो भी जेंडर मानदंड है उसके वे क्या होंगे, विरुद्ध होंगे, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास फर्स्ट रह जाएगा। होप कि यह क्वेश्चन समझ गए होगी आप। आगे हमारे पास कह रहे हैं द प्रपोजल ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन, ठीक है, कि जो कि 2020 की एनईपी है उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट का पर्पस, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं टू जनरेट स्ट्रेस, तो देखो जहां से ही यह क्वेश्चन निकल गया कि स्ट्रेस जनरेट की जा रही है, फियर जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज निकल गई। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये हो सकता है, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट ये भी हो सकता है, ठीक है, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स तो ये भी हो सकता है। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे पास ये रहा ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है डायनामिक असेसमेंट हेल्प टू अंडरस्टैंड। जो डायनामिक असेसमेंट है, ठीक है,
यह बच्चे का क्या है, देखो डायनामिक असेसमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो भी फॉर्मल असेसमेंट है उसी का यह एक मेथड है, फॉर्मल असेसमेंट का एक मेथड है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं किसको समझता है, बच्चे के बौद्धिक स्तर को, रिलेटिव रैंक ऑफ द स्टूडेंट टू कंपैरिजन, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जो भी उसमें तुलना वाला तो हमने नहीं लेना है। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स, तो ये हो सकता है कि बच्चों की जो स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स को समझा जाए। और इसमें कह रहे हैं इफ चाइल्ड इज फिट टू स्टडी इन ए रेगुलर स्कूल और नॉट, कि भाई जो चाइल्ड है वह तो ये भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखो अब हम इन दोनों से क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, ये तो हमारा दोनों निकल गई कि ऐसा नहीं है कि बच्चा रेगुलर स्कूल में पढ़ने के लायक है या नहीं, सिर्फ यही चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये नहीं है। और रिलेटिव रैंक से रिलेटेड भी नहीं होगा। अब यहाँ तो हम IQ वाला ले सकते हैं, यहाँ हम स्पेसिफिक लर्निंग वाला। जो डायनामिक असेसमेंट है यह असेस करता है बच्चों की विशेष योग्यताओं को। ठीक है, यह विशेष योग्यताओं को असेस करता है कि बच्चे कितना सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो स्पेसिफिक लर्निंग है, ठीक है, बच्चे की, उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हम थर्ड लेंगे। आगे नेक्स्ट है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ द स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टीचर शुड अवॉइड, तो यहाँ पे अवॉइड करनी है स्ट्रेटजी। ठीक है, टीचर ने जो गिफ्टेडनेस बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है टीचर, जिसको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं अलाउ अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस डाइवर्स, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको तो हम क्या करेंगे कि भाई अवॉइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं प्रोवाइड एकेडमिक एनरिचमेंट, तो यहाँ पे भी एनरिचमेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड की जा रही है, तो ये भी सही बात है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसको हम अवॉइड नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर करिकुलम, तो ये इसको अवॉइड कर सकते हैं कि भाई हम टीचर सेंटर जो करिकुलम है उसको कहीं ना कहीं क्या करें कि अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वह गिफ्टेडनेस बच्चों के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि टीचर सेंटर करिकुलम हमने नहीं अपनाना है। अलाउ स्टूडेंट टू परसू इंडिपेंडेंट, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसलिए सही बात हमने छोड़नी है, एज अ राइट आंसर रखना है, जिसको हमने अवॉइड करना है, तो ये इसका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर इट इज इंपॉर्टेंट टू, कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बनाना है जो स्टूडेंट्स की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट दे। ओके, तो टीचर को क्या करना चाहिए, यूज स्टैंडर्डाइज करिकुलम फॉर ऑल लर्नर, तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें स्टैंडर्डाइज वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम आगे देखेंगे। अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, तो ये भी हो सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे कह रहे हैं कीप लो, तो लो एक्सपेक्टेशंस तो हमने नहीं रखनी, पे अटेंशन ओनली वर्ड आ गया, इसको भी निकाल दो। अब देखो दोनों में से हमको बेस्ट चूज करना है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड करिकुलम की बात आ गई, स्टैंडर्ड करिकुलम में होते हैं जी नियम, कि जिस तरीके के करिकुलम में जिस तरीके के रूल लागू कर दिए टीचर ने उसी रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। इसमें हम रखेंगे अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव, कि जो भी अधिगम से रिलेटेड, ठीक है, जो भी गति और परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, उसमें अलग अलग, उसमें विविधताएं रखेंगे। विविधताएं मतलब कि अलग अलग मेथड्स यूज करना। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट कह रहे हैं, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन इन क्लास, बिकम डिस्ट्रैक्टेड इजिली, कांट सिट इन द असाइंड सीट। ओके, और कह रहे हैं फिरगेट्स एंड लॉसेज थिंग्स। ओके, देखो भाई अगर ऐसे बच्चे जो क्लास में ध्यान नहीं देते, इजिली तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी सीट पे नहीं बैठते, मीन्स कभी एक सीट से दूसरी सीट से मीन्स क्लास में घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, बाहर देखते रहते हैं, अगर खिड़की पर बैठे हैं तो उनका ध्यान ज़्यादा बाहर जाता है, ठीक है, और वस्तुओं को इजिली तरीके से वह लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों में कौन सा गुण होता है, तो वो होता है जी ADHD। ठीक है, ADHD इसका शॉर्ट फॉर्म है ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि भाई ध्यान देने की कमी होती है, वह बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, मीन्स 2-3 मिनट के लिए किसी चीज पर ध्यान देंगे, उसके बाद फिर उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, आगे है फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड बच्चे हैं, देखो श्रवण बाधिता, ऐसे बच्चे जिन्हें सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो उनके लिए जो टीचर है वो क्या कर सकता है, अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम। अगर स्पीकिंग को अवॉइड करेगा तो फिर तो कहीं ना कहीं, अगर बच्चा जिनको मीन्स सुनता ही नहीं है ना, तो इसमें कह रहे हैं अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस, कि भाई उस वक्त कह रहे हैं बोलने से बचो कि जब बच्चा उसका चेहरा न देख रहा हो। डिस्करेज यूज ऑफ साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज का अगर वह यूज करने के लिए डिस्करेज करेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर वो समझ कैसे पाएंगे। अवॉइड यूज ऑफ असिस्टिव
टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता था सिस्टम, लेकिन इसको भी अवॉइड कर दिया, तो ये भी हम नहीं लेंगे। ये भी अवॉइड गिविंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, तो जानकारी के लिए जो भी है तो उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे, तो ये भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर हमारे पास फर्स्ट हो सकता है। देखो, क्योंकि अगर हम फर्स्ट को ध्यान से समझे तो इसमें कहा है कि भाई अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कांट सी हर फेस, कि उस वक्त आप मत बोलोगे, उस वक्त आपने चुप कर जाना है कि जब बच्चा आपका चेहरा नहीं देख रहा। क्योंकि अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट जो वाले बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं जो टीचर है उसकी लिपसिंग, ठीक है, उनकी लिपसिंग को कहीं ना कहीं देख करके, उसके फेस एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं देख करके, ठीक है, वो जो भी है समझ पाएंगे, है ना, कि टीचर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मीन्स टीचर को चाहिए कि वह उसी टाइम पर बोले कि जब बच्चा उसको देख रहा हो, लेकिन जब बच्चे का ध्यान टीचर पर नहीं है तो उस टाइम पे टीचर को बोलना बंद करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अगर टीचर अपनाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजों पर डिस्करेज किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। इसमें अवॉइड बोलने पर किया जा रहा है, लेकिन उस टाइम पर जब बच्चा उसको नहीं देख रहा टीचर को। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर हम ये लेंगे। आगे नेक्स्ट है, कह रहे हैं चूजिंग एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर प्रमोट। ओके, कह रहे हैं एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अंतर्दृष्टि और जिसमें अलग अलग प्रकार से उत्तर देने की योग्यताएं होती हैं वो आती हैं, तो उस तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी होगी। तो रोड मेमोराइजेशन में ऐसा नहीं आता, क्रिएटिविटी में ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर बार किसी प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से उसका आंसर देना। विविध प्रकार का मतलब होता है एक प्रॉब्लम के कई तरीके से आप अगर आंसर दे रहे हो, कई तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम को कई तरीके, तो यह ही डाइवर्सिटी है। ठीक है, किसमें, आंसर देने में। तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंट आया है ना वर्ड, डाइवर्जेंट किसमें आती है, क्रिएटिविटी में आती है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्रिएटिविटी ही रह जाएगा। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, कंपटीशन वगैरह हम नहीं रखेंगे। आगे जो नेक्स्ट है, स्टूडेंट हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम शुड, तो जो कह रहे हैं एग्जाम में कम मार्क्स लेकर के जाते हैं बच्चे, तो उनको कह रहे हैं वी प्लेस्ड इन स्पेशल स्कूल, तो ऐसा नहीं है। वी गाइडेड टू परस्यू ओनली वाला भी नहीं है। वी सब्जेक्टेड टू कॉर्पोरल पनिशमेंट, ऐसा भी नहीं है। वी प्रोवाइड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स, तो ये हो सकता है कि वही उनको क्या किया जाए, मीन्स जो भी उनकी आवश्यकता से रिलेटेड, जो भी इंडिविजुअल नीड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी उनको सपोर्ट्स चाहिए वो प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो उसी के अनुसार उसको सहायता दी जाए, तो ये सही है। आगे नेक्स्ट है, टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज एसेंशियल टू कनेक्ट न्यू मटेरियल विद समटाइम्स द चाइल्ड ऑलरेडी नो, तो कह रहे हैं कि एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ठीक है, जो कि न्यू मटेरियल होता है, न्यू मटेरियल को जो बच्चा है, बच्चे में कह रहे हैं जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ जोड़ना जरूरी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बच्चे को न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं जो लर्निंग होगी वो मीनिंगफुल होगी। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं लर्निंग अकर इन अ लीनियर मैनर, तो ये नहीं है कि जो लर्निंग है वह लीनियर मैनर में ही होती है। ठीक है, एक रेखीय तरीके से ही होती है। एक रेखीय का मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड चल रहा है लर्निंग में, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें लर्निंग में अलग अलग मेथड अपनाने होंगे। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, जो ए है वह सही है, लेकिन जो आर है वह गलत है। क्योंकि देखो आर हमारे पास गलत हो गया, तो ए और आर दोनों हम नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, तो इसलिए ए इसका सही है लेकिन आर गलत है। सो यह थर्ड इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज, कह रहे हैं जो स्कूल है, स्कूल में जो भी जिन बच्चों को मीन्स कम सफलता मिली है, ठीक है, तो उन कम सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रोवाइडिंग देमसेल्फ टू बी बेटर देन अदर, कह रहे हैं कि जो विद्यार्थी हैं वह विद्यालयों में खुद को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करने की सफलता को प्राप्त करें, फिर कहीं ना कहीं हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सेकंड, स्कूल नीड्स नॉट टू बी अबाउट कंपटीशन, कि जो स्कूल है वे क्या है, कहीं ना कहीं कंपटीशन बेस्ड पर नहीं होनी चाहिए। ये भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं। स्कूल शुड गिव इंपोर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल इमोशन डोमेन वाइल
कंसेप्चुलाइजिंग सक्सेस। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे हैं सफलता को कंसेप्चुलाइज करने के लिए जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनकी कॉग्निटिव डोमेन हो गई, उसके साथ साथ इमोशनल डोमेन को भी क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी स्कूल की कम सक्सेस है उसको कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। थर्ड इसका हो सकता है, फोर्थ देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से बेहतर निकल गया हमारे पास थर्ड। इन क्रिएटिंग एन इवेल्युएशन सिस्टम विच सम वन कम्स फर्स्ट, वी ऑल्सो क्रिएट अ सिस्टम विच सम वन इज डेस्टिन्ड टू लास्ट। कह रहे हैं एक ऐसा सिस्टम जो पहले आता है, ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें कोई पहले आता है, कह रहे हैं उसको कह रहे हैं निर्मित करते समय यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी है। मीन्स एक ऐसा सिस्टम कायम कर देना कि भाई जो इसमें मीन्स जो पहले आता है और उसको तो मीन्स पहले आता है उसको तो मीन्स कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन जो लास्ट में आता है उसको भी कहीं ना कहीं बताया जाए, उसके बारे में भी बताया जाए कि जो लास्ट में आता है, लास्ट का मतलब है जो फेल हो गया, जो बच्चा फेल हो गया, तो अगर हम उसको कहीं ना कहीं दूसरों के सामने लेकर के आएंगे तो वह हम कह सकते हैं इन्फीरिटी में चला जाएगा। उसे कहीं ना कहीं जो उसकी इमोशंस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, है ना। तो वो अपना इस चीज को ये भी सोच सकता है कि कहीं ना कहीं वो फेल हो गया और उसका मजाक बन गया, ठीक है। तो जो अंतिम स्थान पर आएगा उसको भी उजागर किया जाएगा, तो इसमें उसके जो इमोशंस हैं या वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगा, तो अगर उसका इफेक्ट पड़ा इस चीज का तो वो स्कूल भी छोड़ सकता है, तो ये हम नहीं लेंगे। इसलिए इसका जो राइट आंसर हमारे पास रह जाएगा वो थर्ड ही होगा। ओके, इसका राइट आंसर थर्ड आएगा। नेक्स्ट है वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ टीचर शुड अवॉइड। तो टीचर को कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय किसको अवॉइड करना पड़ेगा? यूज ऑफ एनालॉजिस अक्रॉस एंड विद इन डोमेन, कि जो भी यूज है, ठीक है, इसका एनालॉजिस अक्रॉस का एंड विद इन डोमेन, ठीक है। तो कह रहे हैं जो भी रूपकों का भिन्न भिन्न क्षेत्रों का एक ही क्षेत्र का, तो इसको देख लेते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो तीन ऑप्शन आएंगे वो ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय कहीं ना कहीं बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे। हाईलाइट कोरिलेशन अमंग डिफरेंट फिनोमेन, तो ये हो सकता है कि भाई अलग अलग जो भी घटनाएं होती हैं, फिनोमेन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका कोरिलेशन जो होता है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट किया जाए, तो ये सही है, ठीक है। आस्क स्टूडेंट टू टुक फॉर काज इफेक्ट रिलेशन, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स को जो भी काज इफेक्ट रिलेशन होते हैं, ठीक है, काज इफेक्ट का मतलब है कि उन रिलेशनों की पहचान करना कि कोई एक्टिविटी हुई है समाज में या एनवायरनमेंट में, उसका क्या रीजन था, उसका क्या रीजन था, तो ये होता है काज एंड इफेक्ट। जैसे कि बादल बने तो वर्षा हुई, तो यह जो हुआ है, वर्षा जो हुई है, जो हैपनिंग हुई है, वह कैसे हुई है कि कहीं ना कहीं बादल बने थे, है ना। तो इसका मीन्स जो यह काज, यह एक काज है तो यह इसका कारण था, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं समझना। एक्सक्लूड नॉन एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शन, तो इसमें कह रहे हैं कि जो गैर उदाहरण है, जो गैर उदाहरण है, ठीक है, और अपवाद है, उसको कहीं ना कहीं एक्सक्लूड करना। तो ये भी बात सही है कि जो एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते और जहाँ पे एक्सेप्शंस को इंक्लूड करते, फिर कहीं ना कहीं ये चीज गलत हो जाती, तो उसको कहीं ना कहीं बाहर निकाला जा रहा है, किसको? नॉन एग्जाम्पलर। मीन्स अगर हम नॉन, देखो, अगर किसी कॉन्सेप्ट में, किसी कॉन्सेप्ट को हम टीच कर रहे हैं तो नॉन एग्जाम्पलर का मतलब है कि भाई उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं ले रहे, एग्जाम्पल नहीं ले रहे, लेकिन नॉन एग्जाम्पल को बाहर निकाला जा रहा है, तो नॉन एग्जाम्पल को एक्सक्लूड किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल है उसको हम ले रहे हैं, ओके, समझ गए। और जो एक्सेप्शंस हैं उसको भी बाहर निकाला जा रहा है, तो ये भी बात सही है। इसलिए ये तीनों सही हैं, लेकिन अवॉइड किसको करना पड़ेगा? इसको, ओके, इसको करना पड़ेगा कि जो भी एनालॉजिस है उसको एक ही डोमेन के साथ, ठीक है, एक ही क्षेत्र में प्रयोग करना, ओके। जो एनालॉजिस है उसको एक ही क्षेत्र हम नहीं लेंगे। एक क्षेत्र का मतलब अब यहाँ पे ये निकल गया कि किसी चीज के लिए एक मेथड का यूज करना, ओके, एक ही तरीका अपनाना, तो ये हम नहीं लेंगे, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास चला जाएगा जी फर्स्ट।
ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल थोड़ा हम कह सकते हैं कि हमें उलझा सकता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पलर को नॉन के साथ अटैच करके एक्सक्लूड कर दिया। ओके, आगे हमारे पास कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फेसाइज ओपन। इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से कौन सी तकनीक जो है, कौन सी, ठीक है, उस पर टीचर को कहीं ना कहीं जोर देना चाहिए। लर्निंग की कौन सी टेक्निक पर जोर देना चाहिए। लर्निंग थ्रू, तो ऐसा तो नहीं है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली हमने नहीं लेनी है। लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर इंक्वायरी, ये कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि इसमें इंक्वायरी हो रही है। लर्निंग थ्रू रोड मेमोराइजेशन वाली भी हमने नहीं लेनी है। लर्निंग टू अचीव मोर मार्क्स देन अदर, तो मार्क्स वाली भी नहीं लेनी है कि इसमें इस तरीके का ये अधिगम हमने कि आपने दूसरों से कैसे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। इसमें राइट आंसर आ जाएगा कि ऐसी स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं ऐसी स्ट्रक्चर की प्रोसेस अपनाना लर्निंग के लिए जिसमें इंक्वायरी हो। तो इंक्वायरी कहीं ना कहीं डिस्कवरी मेथड में चली जाती है। ठीक है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये आप याद रखोगे, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने डिस्कवरी मेथड दिया था या इंक्वायरी मेथड दिया था। आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिंग। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सटेंसिंग मोटिवेशन होता क्या है, कि जिसमें हमें कहीं ना कहीं किसी कार्य करने के लिए जब हम बाहर से अभिप्रेरित होते हैं किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो कह रहे हैं कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बाह्य, अगर हम रिवार्ड की बात करें तो यह तो बाह्य अभिप्रेरणा है। ठीक है, पनिशमेंट भी कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा है, और फियर ऑफ फेलियर भी जो हमारी रुचि है ये आंतरिक अभिप्रेरणा में आती है। ठीक है, रुचि आंतरिक अभिप्रेरणा में आती है, तो ये ही इसका राइट आंसर आएगा। ओके, आगे है ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर स्टूडेंट्स लर्निंग। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा इमोशंस है जो विद्यार्थियों की लर्निंग को क्या करता है, हिंडर्स कर देता है, मीन्स उसमें रुकावट पैदा करता है। ठीक है, कह रहे हैं ईगरनेस हो गया, ग्रेटिट्यूड, क्यूरियोसिटी और होपलेसनेस। तो कहीं ना कहीं जो होपलेसनेस है यह कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करेगा। अगर बच्चों में जिज्ञासा है तो ज्यादा सीखेगा। ठीक है, कृतज्ञता है तब भी वह ज्यादा सीखेगा, और उत्सुकता है तब भी वह ज्यादा सीखेगा। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट है ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कंसेप्ट ऑफ वाटर अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड वाटर इज नॉट कलरलेस ऑन इंक्वायरी बाय द टीचर child gave reference of dirty water which he had seen in a drain near his home. A teacher responds to this misconception of the child by, कह रहे हैं कि एक क्लास में जब वाटर के कंसेप्ट पर चर्चा हो रही थी तो उस टाइम पे बच्चा कहता है कि जब रंगहीन नहीं होता, कि जो जल है, जहाँ पे जल आना था, ठीक है, जो पानी है वह रंगहीन नहीं होता। तो अध्यापिका कि इस बात, जब जो टीचर है जब वह पूछती है कि भाई आपको क्यों नहीं लगता कि जो पानी है वह रंगहीन नहीं होता, तो वह बताता है कि क्योंकि उसके घर के पास जो नाला है उसमें जो पानी खड़ा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो भी उसमें पानी है नाले में वह कहीं ना कहीं क्या है, उसका रंग है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो पानी खड़ा रहता है ना उसका रंग चेंज हो जाता है। जहाँ वह आपने कहीं ना कहीं गंदे नाले देखे होंगे, है ना, गंदा पानी देखा होगा आपने, तो उसमें जहाँ तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है, जहाँ फिर वह ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस मिसकंसेप्शन पर जो टीचर है वह किस तरीके का रिस्पॉन्स देगी। इसमें कह रहे हैं कंप्लीटली डिस्कार्डिंग द आंसर, तो आंसर को डिस्कार्ड हमने नहीं करना है। असर्टिंग दैट हिज लॉजिक इज बेसलेस, तो उससे क्या है कि जो भी उसका मीन्स लॉजिक है वह क्या है, बेसलेस है। ठीक है, इस चीज पर बल देगी, तो ये भी नहीं है। एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स एंड एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द कॉलिंग द वाटर कलरलेस, तो ये चीज बिल्कुल सही है कि भाई बच्चे ने जो भी बताया वो उसकी भाई सही नॉलेज थी। यही तो होती है उसकी अल्टरनेटिव नॉलेज। अल्टरनेटिव नॉलेज हम किसको बोलेंगे, कि ऐसी नॉलेज जो बच्चा आसपास इन्वायरमेंट में देख करके जो बच्चा नॉलेज क्रिएट कर रहा है, इसी को बोलेंगे अल्टरनेटिव नॉलेज। और कहीं ना कहीं उस नॉलेज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि बच्चे ने जो बताया है वो भी बात बिल्कुल सही है कि जो डर्टी वाटर है वह कलरलेस नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसका लॉजिक समझाना पड़ेगा टीचर को कि भाई जो डर्टी वाटर है वह कलरलेस क्यों नहीं होता।
ठीक है। तो टीचर को जो उसका रिस्पॉन्स था उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जल किस तरीके का जल जो है वो कलरलेस होता है और किस तरीके का जल कलरलेस नहीं होता, ये चीज बतानी पड़ेगी। तो ओनली वाला फोर्थ भी निकल जाएगा, ठीक है, केवल वाला आप निकाल दो। तो ये तीनों निकाल दो और इसका राइट आंसर थर्ड रह जाएगा। आगे हमारे पास है सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, सोशियो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लैब विगोस्की से रिलेटेड है। ठीक है, लैब विगोस्की। ओके, तो लैब विगोस्की ने रिवार्ड पनिशमेंट की बात नहीं की थी, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की बात भी नहीं की थी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की उन्होंने बात की थी, ये इसका राइट आंसर है। एक्सपोजिटरी टीचिंग की बात भी नहीं कही थी। ओके, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन। इसमें कह रहे हैं कि जो लर्निंग है वह कब मीनिंगफुल होगी। कह रहे हैं जब यह कंटेक्सचुअलाइज्ड मैनर के साथ हो, तो ये सही हो सकता है। लर्नर आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट जो भी वह परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से बच्चों को काम करना है, कि जो परफॉर्मेंस बताई जा रही है सिलेबस में या करिकुलम में, ठीक है, तो उसी के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग तरीके की परफॉर्मेंस लेनी है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड से बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं सीखेंगे। लर्नर आर मोटिवेटेड, ये हो सकता था, लेकिन इससे बेस्ट है हमारे पास कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इंट्रिंसिक फैक्टर वैसे देखो इसमें अगर देखा जाए तो आंतरिक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बाहरी कारक लिखे हुए हैं, है ना, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, क्योंकि बाहरी कारक में भी कहीं ना कहीं मीन्स जो सीखने में कहीं ना कहीं बाधाएं या असफलता हो सकती है। इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड डिस्कनेक्टेड चंक, अगर कनेक्टेड चंक्स होते फिर हम कहीं ना कहीं मान सकते थे, ये है डिस्कनेक्टेड चंक्स। इसका मतलब होता है कि भाई इंफॉर्मेशन को उस टुकड़ों के साथ जोड़ना जिसका मीन्स नई इंफॉर्मेशन नई लर्निंग के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है। डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है संबंधित न होना, ठीक है, संबंधित न होना, तो ये होता है डिस्कनेक्टेड चंक्स, ठीक है। तो इसलिए हम फोर्थ भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर आएगा हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास वीडियो थी, इसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप कि इसमें आपको क्वेश्चन की टेक्निक स्ट्रेटजी पता चली होगी कि भाई कैसे क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, आप 30 में से 30 मार्क्स लेके जा सकते हो। अगर आप 30 मार्क्स लेके जाते हो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा जो भी सी टेट है उसको क्रैक करना, ठीक है, क्योंकि आपका इसमें एक मेन सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। अगर आप मैथ साइंस से हो तो उसमें आप परफेक्ट हो, ठीक है, और अगर 30 मार्क्स इसमें ले जाते हो तो आप इजिली तरीके से, देखो आपको पता है कि 90 क्रॉस कर सकते हो तो आप क्या है पास हो जाओगे, है ना। तो 90 ले जाने कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 90 मार्क्स आप ले जा सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि 90 के लिए ही काम करने हैं आपने, ठीक है, 90 के लिए काम नहीं करना है आपने, आपने करना है मिनिमम मार्क्स जो होते हैं 135 से अबव, ठीक है, आपने काम करना है कि भाई हमारे जो मार्क्स आए वो 135 के नियर अबाउट रहें, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी नई वीडियो होगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगली वीडियो में एक और पेपर लेकर के आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का सेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.